दोस्तों, एक सुनसान मोटल, एक बारिश भरी रात और एक ऐसी हत्या जिसने पूरी दुनिया के सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। ये फिल्म हॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिन्हें हॉलीवुड की शान कहा जाता है। इस फिल्म में इतने ट्विस्ट और टर्न है जो आखिर तक आपके दिमाग को उलझा कर रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी खुलासा आपके पूरे नजरिए को बदल देगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट साइको। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल्स को दिखाया जाता है। लड़की का नाम मैरियन और उसके बॉयफ्रेंड का नाम श्याम होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि श्याम के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो एक अच्छा सा घर खरीद सके। इसलिए वो पहले पैसे कमाना चाहता है। फिर मैरियन अपने ऑफिस आ जाती है। ये एक रियल एस्टेट का ऑफिस होता है। फिर एक टॉम नाम का आदमी वहाँ आ जाता है। वो अपनी बेटी के लिए घर खरीदना चाहता है, इसलिए वो $40,000 कैश देता है। तब मैरियन का बॉस उसे पैसे बैंक में जमा करने के लिए बोलता है। फिर मैरियन अपने दोस्त को कहती है कि मैं बैंक में पैसे जमा करने के बाद मैं सीधा अपने घर निकल जाऊंगी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर वो पैसे लेकर ऑफिस से निकल जाती है और वो पहले अपने घर पर आ जाती है क्योंकि उसके मन में एक खतरनाक विचार आता है। फिर वो अपना सामान पैक करती है और कैलिफोर्निया निकल जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है। वो सारे पैसे लेकर अब कैलिफोर्निया जा रही है ताकि वो श्याम से शादी कर सके। फिर वो सिग्नल पर गाड़ी रोकती है, पर तभी उसका बॉस जिसने $40,000 उसे बैंक में जमा करने के लिए दिए है, वो उसके गाड़ी के सामने से जा रहा होता है। उसका बॉस उसे गाड़ी के अंदर भी देख लेता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर मैरियन वहाँ से निकल जाती है और बहुत लंबा सफर करने के बाद वो साइड में गाड़ी लगाकर सो जाती है। अगली सुबह उसे एक पुलिस वाला उठाता है और उसे पूछताछ करने लगता है। उसके पास $40,000 है जो उसके बॉस ने बैंक में जमा करने के लिए दिए है और उसके बॉस ने उसे देख भी लिया था, इसलिए वो अब घबरा जाती है। उसकी घबराहट को पुलिस वाला भाप लेता है। वो उसे लाइसेंस मांगता है क्योंकि उसे मैरियन पर शक हो जाता है। साथ में वो उसकी नंबर प्लेट को भी चेक करता है जो एरिजोना की होती है। फिर वो उसका लाइसेंस उसे दे देता है। फिर मैरियन वहाँ से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि वो पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। फिर वो रास्ते में गाड़ियों के डीलर के पास रुकती है। वहाँ कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ियाँ होती है। अब उसे कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी चाहिए होती है। वो वहाँ न्यूज़पेपर को भी देखती है। वो ये देखना चाहती है कि उसकी चोरी की खबर छपी है या नहीं, पर वहाँ उसकी चोरी की खबर नहीं होती। तभी वो सड़क के दूसरी तरफ उसी पुलिस वाले को देखती है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर वहाँ गाड़ियों का डीलर आ जाता है। तभी वो कहती है कि मुझे कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी चाहिए। वो जल्द से जल्द नई गाड़ी खरीदना चाहती है। गाड़ियों का डीलर भी उसकी घबराहट को भाप लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पुरानी गाड़ी को लेता और उसके साथ तुम्हें $700 पे करने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। पर मैरियन बिना किसी सौदेबाजी करते हुए मान जाती है। वो वॉशरूम में जाकर नोटों की गड्डी में से $700 निकालती है और उस डीलर को दे देती है। फिर वो वहाँ से कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी इसलिए लेती है ताकि कोई उसके गाड़ी का नंबर का पीछा कर रहा हो तो वो उसे पकड़ ना सके। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला गाड़ियों के डीलर के पास जाता है। वो डीलर पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है कि कैसे एक बड़ी कीमत देकर और अपनी पुरानी गाड़ी देकर उसने कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी खरीदी। अब पुलिस वाले का शक और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ मैरियन पूरा दिन गाड़ी चलाती है। फिर रात होना शुरू हो जाती है। उसे बहुत नींद आना चालू हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। तभी उसे सामने एक मोटेल दिखता है। उस मोटेल का नाम बिट्स होता है। वो अंदर जाती है। वहाँ उसे होटल का मालिक मिलता है जिसका नाम नॉर्मन बिट्स होता है। मैरियन उसे पूछती है कि क्या एक कमरा खाली है। तब नॉर्मन उसे बताता है कि यहाँ पर सभी कमरे खाली है। फिर वो उसको रूम नंबर 1 देता है और कहता है कि मेरा घर उसके पीछे है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला सकती हो। फिर वो उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। वहाँ वो मैरियम को अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट भी करता है। वो बताता है कि मैं अपने माँ के साथ रहता हूँ, अगर आप मेरे साथ डिनर करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब मैरियन उसे हाँ कर देती है। फिर नॉर्मन वहाँ से चला जाता है। फिर मैरियम पैसों को न्यूज़पेपर में लपेटकर टेबल पर रख देती है ताकि किसी को शक ना हो। तभी उसको नॉर्मन के घर से उसकी माँ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहेगी। तब नॉर्मन अपने माँ को मनाने की कोशिश करता है, पर इसी के चलते उन दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मन सैंडविच की प्लेट लेकर मैरियम के पास आ जाता है, पर मैरियम उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। नॉर्मन को पता है कि उसने मेरी माँ के बीच में जो भी बहस हुई है उसे मैरियम ने सुन लिया है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वहाँ पर एक पार्लर है, वहाँ जाकर तुम सैंडविच खा सकती हो। फिर वो दोनों उस पार्लर में आ जाते हैं। तभी मैरियन वहाँ पर बहुत सारी पक्षियों की टैक्सीडमी देखती है।
दरअसल जो पक्षी मर जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर केमिकल डालकर उनकी बॉडी को सड़ने से बचाकर जो शोपीस बनाए जाते हैं उसे टैक्सीडमी कहा जाता है। अब नॉर्मन कहता है कि ये मेरी हॉबी है, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। और वह ये भी बताता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरी माँ ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, पर मेरी माँ की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। और यह भी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ का एक प्रेमी बना। मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, पर वो भी गुजर गया। इन हादसों की वजह से मेरी माँ का दिमाग थोड़ा अनस्टेबल हो गया। तभी मैरियम कहती है कि क्यों ना तुम अपनी माँ को किसी चिकित्सा संस्थान में डाल दो। इस बात से नॉर्मन गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है पागल खाना, मेरी माँ किसी पागल खाने में नहीं जाएगी। तब मैरियम समझ जाती है कि नॉर्मन को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो वापस अपने रूम में आ जाती है। वही रूम के बाहर नॉर्मन होता है जो एक तस्वीर को हटाता है। उस दीवार पर एक छेद होता है। वो उस छेद से मैरियम को देखता है जो कपड़े बदल रही होती है, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है। वही मैरियम ये फैसला लेती है कि जो पैसे उसने चुराए थे वो पैसे वो वापस कर देगी। फिर वो नहाने लगती है। तभी वहाँ एक साया आता है और वो साया मैरियम को जान से मार देता है। उस साये को दिखाया जाता है, ऐसे लगता है कि वो कोई एक औरत है। इसके बाद हमें नॉर्मन के घर से आवाजें आती है। उसकी माँ 2 बार ब्लड बोलती है। फिर नॉर्मन भागता हुआ मैरियम के कमरे में आता है। तब वो देखता है कि उसकी मौत हो गई है। इस बात से नॉर्मन पूरी तरह से डर जाता है। वो नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को उसी के गाड़ी में डालकर उसके कमरे में जाता है और उसका सारा सामान बाहर लाता है और गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। फिर वो दरवाजा बंद करने जाता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जिस पर न्यूज़पेपर के अंदर पैसे है। वो उस न्यूज़पेपर को उठाता है, पर उसे पता नहीं चलता कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। इसलिए वो उस न्यूज़पेपर को गाड़ी के डिक्की के अंदर डालकर उस गाड़ी को वहां से बहुत दूर ले जाता है। वहाँ एक दलदल होता है। वो उस गाड़ी को मैरियम के साथ उस दलदल में छोड़ देता है। कुछ ही देर में वो गाड़ी उस दलदल में समा जाती है। अब इस घटना को 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ मैरियम की बहन लाइला उसे ढूंढते हुए मैरियम के बॉयफ्रेंड श्याम तक पहुंच जाती है। वो उसे मैरियम के बारे में पूछती है, पर श्याम को भी मैरियम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लाइला उसे बताती है कि मैरियम फिनिक्स एरोजिना से 1 हफ्ते पहले निकली थी। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। फिर वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है। उसके पास $40,000 चोरी का केस होता है। तब वो लाइला को बताता है कि तुम्हारी बहन ने $40,000 चुराए हैं और अगर मैरियम ने वो पैसे वापस कर दिए तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा। पर वहाँ पे किसी को नहीं पता कि मैरियम कहाँ पर है। फिर डिटेक्टिव बहुत से होटल में जाता है उसको ढूंढने। फिर वो उस होटल तक पहुँच जाता है जहाँ मैरियम रुकी थी। फिर वो नॉर्मन को उसकी फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लेडी यहाँ पर आई थी क्या, पर नॉर्मन उसकी फ़ोटो देखता भी नहीं है और मना कर देता है। इस बात से डिटेक्टिव को थोड़ा शक हो जाता है। फिर नॉर्मन बताता है कि यहाँ पर 2 हफ्तों से कोई भी नहीं आया। फिर डिटेक्टिव रजिस्टर देखता है। वहाँ एक लड़की का नाम होता है और वो नाम होता है मरीन सैमुअल। दरअसल जब मैरियम यहाँ पर आई थी तो उसने अपने नाम को गलत लिख दिया था। तब डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरियम थी। उसने मैरियम की जगह मरीन लिख दिया था और सरनेम सैमुअल लिख दिया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम श्याम था। फिर ये सारी बातें वो नॉर्मन को बताता है। तभी उसके हाव भाव बदल जाते हैं। तब वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था। वो फिर एक बार फिर से उसे मैरियम की फ़ोटो दिखाता है। इस बार वो सच बता देता है कि वो 1 हफ्ते पहले यहाँ पर आई थी। तब डिटेक्टिव उसे पूछता है कि क्या उसने किसी को फ़ोन किया था। तब नॉर्मन कहता है कि नहीं, उसने किसी को फ़ोन नहीं किया था। तब डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम उस रात उसके साथ सोए थे। तब नॉर्मन कहता है कि नहीं। तब डिटेक्टिव कहता है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने फ़ोन नहीं किया था। और अब नॉर्मन थोड़ा थोड़ा हकलाना शुरू करता है, पर नॉर्मन अपने आप को संभालता है और कहता है कि वो यहाँ पर लेट नाइट आई थी। उसने मुझे कहा कि वो बहुत थक गई है और वो सोना चाहती थी। फिर वो सवेरे यहाँ से चली गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर डिटेक्टिव नॉर्मन के घर की तरफ देखता है। तभी उसे खिड़की में एक साया दिखता है। तभी वो नॉर्मन को पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन है। तब नॉर्मन कहता है कि कोई भी नहीं। तब डिटेक्टिव कहता है कि मैंने अभी खिड़की के पास किसी को देखा है। तब नॉर्मन कहता है कि वो मेरी माँ है, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। अब डिटेक्टिव नॉर्मन के माँ से बात करना चाहता है, पर नॉर्मन साफ साफ मना कर देता है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है, मैं वारंट के साथ आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और टेलीफोन बूथ से लाइला को फ़ोन लगाकर बताता है कि तुम्हारी बहन आखिरी बार इस मोटल में रुकी थी और वो उस मोटल का नाम भी बताता है। और मैं उस मोटल के मालिक से भी मिला, उसका नाम नॉर्मन है। मैंने उससे कई सवाल पूछे पर मैं उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहता है और मुझे विश्वास है कि उसकी माँ को मैरियम के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा।
फिर वो कॉल रख के वो नॉर्मन के घर पर जाता है क्योंकि उसकी माँ से उसे पूछताछ करनी है। जब वो सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है तभी एक कमरे से एक औरत का साया चाकू लेकर बाहर निकलता है और वो डिटेक्टिव को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम और लायला को दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव का इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो बहुत देर तक नहीं आता। इसलिए श्याम अब उस मोटल तक पहुंच जाता है। वो वहां डिटेक्टिव का आवाज लगाता है पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और मोटल भी बंद होता है। फिर हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है जो उस दलदल के पास होता है जिस दलदल में मैरियम की गाड़ी को डाला था। यानी अब डिटेक्टिव को भी गाड़ी के साथ उस दलदल में हमेशा के लिए दफन कर दिया है। श्याम फिर घर वापस आ जाता है जहाँ पर लायला है। वो उसे बताता है कि मैं उस मोटल तक गया था पर वहाँ कोई नहीं था, पर मैंने खिड़की पर एक औरत का साया देखा। फिर मैंने दरवाजा भी खटखटाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसलिए अब ये दोनों शहर के डेप्यूटी शेरिफ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि शहर में जो बिट्स मोटल है वहाँ का जो मालिक है हमें उस पर शक है और हमने उसके घर पर एक बूढ़ी औरत को भी देखा है। शेरिफ नॉर्मन को जानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मन ने कभी शादी नहीं की और उसकी माँ आज से 10 साल पहले ही गुजर चुकी है और उसके पिता की मृत्यु जब हुई तो उसकी माँ की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड बना। इससे नॉर्मन के माँ ने जहर देकर मार दिया था और खुद भी जहर खा लिया था। यानी नॉर्मन की माँ मर चुकी है। फिर शेरिफ उसको कॉल करता है क्योंकि वो पर्सनली नॉर्मन को जानता है। वो उसको डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि डिटेक्टिव यहाँ पर आया था, उसने मुझे जो भी मैरियम के बारे में जो भी सवाल पूछे मैंने उसके सारे जवाब दे दिए। उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वहाँ शेरिफ भी अब इन दोनों की बात पर विश्वास नहीं करता कि उसके घर पर कोई लेडी है। दूसरी तरफ नॉर्मन के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ और उसकी लड़ने की आवाज़ें आती है। वो अपनी माँ को समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन चुप कर रहना होगा, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि ये सब कत्ल उसके माँ ने करे। फिर हमें नॉर्मन और उसके माँ को दिखाया जाता है जहाँ नॉर्मन अपनी माँ को गोद में उठाकर सीढ़ियों से जाता हुआ नजर आता है। अब श्याम और लायला जानना चाहते हैं कि नॉर्मन के घर जो लेडी है वो आखिर है कौन। इसलिए वो दोनों उस मोटल तक आ जाते हैं। श्याम नॉर्मन के पास आता है और उसको अपने बातों में लगा देता है। वही दूसरी तरफ लायला नॉर्मन के घर के अंदर चली जाती है। वो पूरे घर की तलाशी लेती है पर उसे ना ही नॉर्मन की माँ मिलती है और ना ही और कोई औरत दिखती है। वही दूसरी तरफ श्याम नॉर्मन पर इल्जाम लगाता है कि $40,000 उसी के पास है। वो इस बात से विचलित हो जाता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि श्याम के साथ जो लेडी आई थी वो यहाँ पर नहीं है। वो तब समझ जाता है कि वो उसके घर पर गई है उसके माँ से मिलने। इसलिए वो टेबल पर रखे एक बॉक्स से श्याम के सिर पर मारता है। इसलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर वो भागता हुआ अपने घर पर जाता है। तभी लायला उसे देख लेती है। इसलिए वो छुपने के लिए एक स्टोर में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। वो जैसे ही उसे अपने तरफ घुमाती है तब वो देखती है कि वो कोई जिंदा औरत नहीं बल्कि नॉर्मन की माँ की डमी होती है। जैसे वो पक्षियों की टैक्सी डमी करता था वैसे ही उसने अपनी माँ की डमी की होती है। वो नज़ारा देखकर लायला डरती है और जोर से चिल्लाती है। तभी दरवाजे से नॉर्मन सामने आता है जिसने औरत के कपड़े पहने होते हैं, साथ में फीमेल विग भी होती है। वो चिल्लाकर कहता है कि आई एम नोरमा। इसका मतलब उसके माँ का नाम नोरमा होता है। उसके बाद वो चाकू लेकर आगे बढ़ता है पर तभी वहाँ श्याम आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसके बाद हमें कोर्टरूम को दिखाया जाता है। वहाँ एक साइकेट्रिस्ट होता है। उसने नॉर्मन के केस का अभ्यास किया होता है। लायला उससे पूछती है कि क्या नॉर्मन ने मेरी बहन को मारा था। तब साइकेट्रिस्ट कहता है कि हाँ भी और ना भी। तब वो बताता है कि नॉर्मन जब छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। फिर उसकी माँ के जिंदगी में कोई आ गया। तब नॉर्मन को ऐसा लगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली। उस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया। सबको ऐसा लगा कि नॉर्मन की माँ की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पहले अपने बॉयफ्रेंड को जहर दिया और खुद ने भी जहर खा लिया। पर दरअसल ये सब नॉर्मन ने किया था। ये सब करने के बाद नॉर्मन के मन में गिल्ट आ गया था। वो इन यादों को भुला देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ की डेड बॉडी को चुरा लिया। पर वो एक डेड बॉडी थी, वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए नॉर्मन ने उसकी जगह बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी आधी जिंदगी अपने माँ को दे दी और ये उसकी बीमारी बन गई, जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। उसमें उस बीमारी के 3 सेट्स होते थे। एक जिसमें वो पूरी तरह से नॉर्मन था, दूसरा जो वो पूरी तरह से अपने माँ के रूप में होता था, और तीसरा जो वो खुद अपने माँ से बातें करता था। वो कभी अपने आवाज में या कभी अपने माँ की आवाज में। जैसे वो अपने माँ के बॉयफ्रेंड से जलस था, उसने जहर देकर उसे मार दिया था और उसके अंदर जो उसकी माँ की पर्सनैलिटी होती है उसे यकीन दिला दिया था कि नॉर्मन जिस भी लड़की को पसंद करेगा तो उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी उस लड़की को कभी पसंद नहीं करेगी। और यही वजह थी कि उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी ने मैरियम को मार दिया था।
क्योंकि नॉर्मन वाली पर्सनैलिटी मरियम को पसंद करती थी, पर जब वो उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी में आ जाता है तब वो जेलेसी में मरियम को मार देता है। उसे मारने के बाद वो अपने पर्सनैलिटी में आ जाता है और वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि ये सब उसके माँ ने किया। वो अपने माँ को बचाने के लिए वो सारे सबूत मिटा देता था ताकि उसके माँ पर किसी को भी शक ना हो। तो दोस्तों, नॉर्मन को कभी पता ही नहीं था कि ये सारे कत्ल उसने किए हैं, और साइकाइट्रिस्ट ये भी बताता है कि अब हम नॉर्मन से कभी मिल भी नहीं सकते क्योंकि उसकी माँ की पर्सनैलिटी अब पूरी तरह से हावी हो चुकी है, यानी अब वो पूरी तरह से अपने माँ के रूप में आ चुका है। वही हमें नॉर्मन को जेल में दिखाया जाता है। इसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं होता। वो अपनी माँ की आवाज़ में अपने आप को यकीन दिलाता है कि कभी भी उसने कोई कत्ल नहीं किए, यानी उसकी माँ की पर्सनैलिटी ने कुछ भी गलत काम नहीं किया। जो भी गलत काम किए हैं वो सब नॉर्मन ने किए हैं। अंत में दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वाले को मरियम की गाड़ी दलदल में से निकालते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।